अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हमने सुना था कि कोई बहुत जल्द पाकिस्तान से हमेशा के लिए जा रहा है, मगर यह नहीं मालूम था कि वो शख्स हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ही चला जाएगा। वो बता रहा था कि अब कभी नहीं आएगा। हमें लगा शायद मजाक कर रहा है। वो कह रहा था कि उसकी जिंदगी के मसाइल का पर्दा चाक करो, मसाला लगाओ, खबर चलाओ, ट्रेंड्स बनाओ और मशहूर हो जाओ। वो अपना दुख, अपना दर्द, अपना कर्ब बयान कर रहा था, मगर तालियां पीटने वाले तालियां पीटते रहे, हंसने वाले हंसते रहे, मजाक उड़ाने वाले उसके जख्मों पर मरहम रखने की बजाय नमक पाशी करते रहे। वो कह रहा था कि मैं जा रहा हूं, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए दागे मुफारकत दे गया। वो कह रहा था कि मैं जा रहा हूं, मगर ये मालूम कि वो लौट कर नहीं आएगा। वो कह रहा था कि मैं जा रहा हूं, मगर वो यूं चला जाएगा, इस बात का अंदाजा शायद किसी को नहीं था। मैं चाहता हूं कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान से हमेशा के लिए जा रहा हूं। आप लोगों से मेरी जान छूट जाएगी। फिर ना आपको कोई मीम बनाने वाला मिलेगा। जिस तरह मीम बनाया वहां से सारे मीमर्स को कभी बुरा नहीं हंसते रहे, उसका मजाक उड़ाने, जिसका मजाक उड़ाना चाहते वो नहीं मिलेगा। मैंने कभी मीमर्स को बुरा नहीं कहा। खुश रहते वो खुश रहे, वो मुझसे मजाक करते मैं उनसे मजाक करता हूं। आमिर लियाकत हुसैन जा रहा है पाकिस्तान से हमेशा की। मारूफ मुसन्निफ शेक्सपियर ने कहा था, अफसाना निगार शेक्सपियर कहते हैं कि जिंदगी एक स्टेज है और हम इसके किरदार मगर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की हमाजैत शख्सियत को सामने रखें तो समझ नहीं आती कि आमिर लियाकत की इस जिंदगी को क्या कहा जाए। डॉक्टर आमिर लियाकत की जिंदगी को एक गेम शो कहूं या सियासी स्टेज। डॉक्टर आमिर लियाकत की जिंदगी को खतीब का मेंबर कहूं या फिर एक टीवी शो समझूं। समझ नहीं आती कि डॉक्टर आमिर लियाकत की जिंदगी क्या थी। आज दोपहर ये खबर पहुंची कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब इस दुनिया में न रहे। एक शख्सियत में कई किरदारों को समाये मुकर्रर, न्यूज कास्टर, मेजबान, नात खान, सियासतदान, कानून साज, मजहबी स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। डॉक्टर आमिर लियाकत कमरे में बेहोश पाए गए। मुलाजमीन की इत्तला पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी मौत की तस्दीक की गई। मुलाजमीन के मुताबिक गुज़श्ता रात आमिर लियाकत हुसैन के दिल में तकलीफ हुई, जिस पर उन्हें अस्पताल जाने का कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत के ड्राइवर जावेद और मुलाजिम मुमताज के मुताबिक 2 घंटे से घर की बिजली बंद थी और जनरेटर चल रहा था। अचानक जनरेटर का धुआं भरने से मेरी और डॉक्टर आमिर लियाकत की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद आमिर लियाकत हुसैन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने आमिर लियाकत हुसैन की मौत की तस्दीक की और बताया कि आमिर लियाकत हुसैन को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया, जबकि अब उनकी मैयत पोस्टमार्टम के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल की गई। इससे पहले कि पोस्टमार्टम कहां तक पहुंचा, ये मामला कहां तक पहुंचा है, उससे पहले वो ड्राइवर क्या कह रहा था जरा, क्योंकि वो एनी शायद था, उसके शॉर्ट साउंड बाइट भी आपके साथ। ऐसी कुछ स्मेल वगैरह बाहर के अंदर का कमरा बंद है, 8 साल नहीं कुछ नहीं। वो लोग जो उस वक्त वहां पहुंचे, रेस्क्यू टीम को बुलाया, अस्पताल पहुंचाया, ड्राइवर, मुलाजिम, सभी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं। एसएसपी ईस्ट की सरबराही में ये सारा मामला हुआ। उनके घर से तमाम तर शवाहिद जमा कर लिए गए। फिर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पहली अहलिया डॉक्टर बुशरा आमिर वहां पर अपनी साहबजादी के साथ पहुंची। उन्होंने अपनी निगरानी के अंदर सामान पुलिस के हवाले किया। उसके बाद जब डॉक्टर आमिर लियाकत की मैयत को पहले आगा खान अस्पताल ले जाया गया, फिर आगा खान अस्पताल से उन्हें जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम कराना था, लेकिन फैमिली ने पहुंचकर पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। अब तक की सिचुएशन यह है कि उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और मैयत को छिपा के सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उनके साहबजादे अहमद जो लंदन में हैं, वो लंदन से पाकिस्तान पहुंचेंगे और उसके बाद ही पोस्टमार्टम कराना है या नहीं कराना, इस हवाले से कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन अभी तक फैमिली इस मकमसे का शिकार है, वो नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम हो। लगता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत किसी नफ्सियाती दबाव का शिकार थे, क्योंकि इससे पहले वो अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर जो खानगी ज़िंदगी है उसके अंदर कुछ मसाइल का सामना कर रहे थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने रुकन कौमी असम्बली के इंतकाल की खबर मिलते ही आज शुरू होने वाला इजलास जुमे की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया, क्योंकि आज नेशनल असम्बली का सेशन था। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी ज़िंदगी में कई नशेब व फराज देखे हैं। आमिर लियाकत साल 2002 से साल 2007 के दरमियान रुकन कौमी असम्बली रहे। उन्हें परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मजहबी अमूर का वजीर बनाया गया। वो वजीर ममलिकत बराए मजहबी अमूर थे।
ताहम 2018 के इंतखाबात में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर दोबारा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से किया था और उनके वालिद भी क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मुंसलिक थे, उन्होंने उनके सिलसिले को आगे बढ़ाया। उनकी वालिदा भी एक सियासी शख्सियत थी। महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन भी फिर डॉक्टर आमिर लियाकत चला रहे थे अपनी वालिदा के नाम पर। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दौरान डॉक्टर आमिर लियाकत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 7 मार्च 2002 में छोड़ा था, लग रहा था उनके स्टेटमेंट से कि तहरीक इंसाफ से उनकी राहें कुछ डिविएट हो रही, जिस पर अवाम की तरफ से आमिर लियाकत को जो है वो तरह तरह की बातें की जा रही थी, जैसे मुनहरिफ अराकीन के बारे में कहा गया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने जिंदगी के कई शोबों में नाम बनाया। बतौर न्यूज़ कास्टर करियर शुरू करने वाले आमिर लियाकत हुसैन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आलम ऑनलाइन से शोहरत की बुलंदियों को छुआ और बाद में वो रमज़ान ट्रांसमिशन करते रहे और फिर रमज़ान ट्रांसमिशन पाकिस्तान में लाने वाले पायनियर कहलाए। उन्होंने टीवी पर जो आखिरी शो किया था वो बोल हाउस था, बोल विद आमिर लियाकत। शोहरियत और मकबूलियत के साथ साथ जो शोहरत उन्हें मिली, शोहरत के साथ साथ मकबूलियत, आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी तनाज़ात में भी घिरी रही। 3 शादियाँ की और तीनों ही नाकाम रहीं। वो 27 साल की तूबा आमिर हों या फिर 18 साल की दानिया आमिर जो हालिया उनकी अहलिया थी, उसके बाद से वो काफ़ी जहनी तनाव का शिकार दिखाई दे रहे थे। इस वक्त उनके दोस्त अहबाब, उनके करीब रहने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल की इस घड़ी में क्या सोच रहे हैं, क्या वजह थी, क्या शाखसाना था उनकी इस ट्रेजिक, जानेंगे इस वक्त मारूफ समाजी रहनुमा और JDC फाउंडेशन के सरबराह ज़फ़र अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़फ़र अब्बास साहब, आप डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को बड़ा करीब से जानते हैं, आप उनके दोस्त भी हैं। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि एक शख्स ये कह रहा था कि वो पाकिस्तान छोड़कर चला जाएगा लेकिन दुनिया छोड़ जाएगा, ये मालूम नहीं था। फिर आप क्योंकि उनके इंतकाल के बाद अस्पताल भी पहुंचे, पोस्टमार्टम के हवाले से अभी तक जो इतलात आ रही हैं कि उनकी फैमिली ने कराने से इनकार कर दिया है, क्या सूरत हाल, क्या वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, पोस्टमार्टम के हवाले से तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अभी मैं उनकी जो बेटी हैं और उनकी साबका ज़ौजा जो थी उनके साथ था मुर्दा खाने के अंदर काफ़ी देर तक, और पुलिस भी थी और वहाँ पर MS भी थी और उनकी फैमिली को कन्विंस कर रहे थे कि भाई क्या है बेहतर। तो उनकी फैमिली का यही कहना था कि हम मज़ीद लाश को, जिस तरह ज़िंदगी में इनको लोगों ने तंग किया, हम नहीं चाहते कि मरने के बाद भी मज़ीद इनकी अब लाश के साथ भी ये सब हो। और अभी फैसला नहीं हो पा रहा, बेटे के आने का इंतज़ार हो रहा है, जो वहाँ पर उस वक्त तक बातचीत हो रही थी। रह गई बात उनकी ज़िंदगी की, देखें बात ये कि सीधी सी बात है, हम इतना जानते हैं पाकिस्तान में एक हार्ड लाइन के ऊपर 2003 में जब फ़िरका वारियत बहुत पीक पर थी, उस वक्त तमाम मसालिक के जय्यद उलमा को बैठा कर ऐसा प्रोग्राम करना, आलिम ऑनलाइन और फिर उसके बाद रमज़ान ट्रांसमिशन है और दीगर सब कुछ, और उस नैरेटिव पे कायम रहना और बहुत अच्छे रिज़ल्ट और असरात आए उसके सामने, मोहब्बतें बढ़ी। मैं समझता हूँ वो बड़ा नाम था। और अगर कोई शख्स ज़िंदगी के किसी हिस्से में आकर किसी भी वजह से डिप्रेशन का शिकार है या कोई भी उसका मसला है जो उसके घर का अंदर का मसला है, उसको अगर रोडों पे डिस्कस किया जाएगा या उसको मीमर्स के हवाले कर दिया जाएगा, उसकी कोई भी शख्सियत हो, उसकी कोई भी खिदमात हो, उसको कोई ना देखे कि उसकी कोई जवान बेटी है, उसका कोई जवान बेटा है, उसके रिश्तेदार हैं, वो किसी का भाई है, वो किसी का शौहर है, वो किसी का बेटा है, वो किसी का मामू है, वो किसी का पप्पा है, वो किसी कंपनी का अफसर है, सेठ है, मुलाजिम है, उसको ऐसा तमाशा बना दिया जाए कि उसके बाद आके बैठ के रोए, बार बार मीडिया पे रोए, टीवी पे रोए, सोशल मीडिया पे रोए, और उसके बाद वो ये जुमला बोल दे कि मैं वो वतन छोड़ दूंगा जिस वतन ने मुझे नाम दिया, शिनाख्त दी, पहचान दी और सब कुछ, इज्जत दी, शोहरत दी, पैसा दिया, रुपया दिया, सब कुछ दिया, मैं वो वतन छोड़ दूंगा। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ ना चलाओ। मैंने कभी अपने जिस्म की नुमाइश नहीं की थी, मैंने कभी किसी के सामने कपड़े नहीं उतारे थे। जिस किसी ने उनकी वो वीडियो लीक की जिसके अंदर वो बगैर कपड़ों के थे, वो तो खुदा की बारगाह में जवाब देगा ही देगा, लेकिन वो मीमर्स, वो यूट्यूब और फेसबुक के पेज एडमिन जिन्होंने थोड़े से डॉलर कमाने के लिए उनकी वो वीडियो खूब चलाई, उसमें खूब मिर्च मसाला लगाया, और जब वो रोते हुए आके बैठे कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये क्या किया, तो उसका भी मजाक उड़ाया। तो जब किसी बड़ी शख्सियत के साथ इस तरह कोई करेगा, तो मैं कहता हूँ आज अभी शायद पोस्टमार्टम हो ना हो, जो भी फैमिली तय करेगी वो होगा, लेकिन किस रिजल्ट का इंतजार है लोगों को? रिजल्ट तो पहले ही आ चुका है। आप जब किसी ऐसे शख्स को जिसको बोलें कि दुनिया के 500 नामवर तरीन लोगों में आता है, ये एजाज उसके पास है, उर्दू इतनी अच्छी बोलता है, ये इतना अच्छा पढ़ता है, सब चीजें उसके पास, और उसके बाद उसका वो मजाक उड़ाया जाए कि सबसे अच्छी मीम कौन बनाएगा? हाँ, वो 7th क्लास का बच्चा है, उसने तो परखचे ही उड़ा दिए, उसने तो इनके रोने का मजाक उड़ाया, उसने इनकी गिड़गिड़ा के माफी मांगने का मजाक उड़ाया। तो फिर हमने नहीं देखा था कि एक बड़े आलिम दीन के साथ क्या किया था मीमर्स ने, एक जाकिर के साथ, अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी के साथ, उनके जुमले पकड़ लिए, मैं नहीं बताऊंगा, ये वो गाने बनाए उसके ऊपर ट्रैक्स बनाए, उस पर खूब कॉमेडी की, खूब उसके इंडियन गानों को मिर्ची मसाला डाला। एक दिन वो डिप्रेशन में, जिस वजह से मर गए।
देखिए, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन दागे मुबारकत दे गए, वो पाकिस्तान से जाने की बातें कर रहे थे, वो दुनिया ही से ही कूच कर गए। ये वाकया बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट है, आनन फानन हुआ है, बड़ा हादसाती है। यकीनन कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक ने मौत का, हर जीरू ने मौत का मजा चखना है, हमारा ईमान है। लेकिन जिस अंदाज में हुआ कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये जहनी दबाव, जहनी तनाव का शाखसाना मालूम होता है आपको? मैं आप देखिए, आप एंकर हैं, आप मीडिया के लोग हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप भी उसी फील्ड से वाबस्ता है ना जिससे आमिर लियाकत साहब थे। जितना बड़ा प्रोफाइल आमिर लियाकत साहब का था, क्या उसकी अगर कोई बरहना वीडियो लीक हो गई थी, उस वीडियो को दबा देना चाहिए था, या उसको मीमर्स और सोशल मीडिया ने लेकर सारे जग में तमाशा बनाना था उस शख्स का? क्या ये अमल सही था? बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है। तो फिर उसके बाद वो शख्स क्या करेगा? डिप्रेशन में तो आएगा। तो डिप्रेशन में थे। मेरी अभी 2 दिन पहले उनकी सोशल मीडिया टीम से बात हो रही थी। मैंने कहा भाई, वो लोग मुझसे कह रहे थे जफर भाई आप आमिर भाई के साथ बैठे यार, उनको समझाएं, कुछ बैठे सुने उनका दर्द। मैंने कहा क्या दर्द सुनूं, क्या दर्द सुनूं? कुछ छोड़ा ही नहीं लोगों ने। भाई इंसान किसी भी कैफियत में हो सकता है, उससे कोई गलती हो जाए माफ तो कर दें। कोई माफ नहीं कर रहा। आपने जो कुछ हुआ है उनके साथ, और देखें मैं कहता हूं उनकी जो भी मामला उनकी बीवियों के साथ थे, मैं उनके निजी मैटर में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन वो मामला जिन लोगों ने उछाले, उस पर लतीफे बनाए, जोक बनाए, मैं आपको सच बोल रहा हूं, उनका मीडिया टीम के लोग बोल रहे थे, एक एक कमेंट्स पढ़ते हैं और चीख चीख के रोते हैं। इस कैफियत तक तो आ गए थे। मैं आगे क्या बोलूं? मैं इतना जानता हूं, उर्दू का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कराची का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मीडिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और कुछ लोगों का माशी भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, उन मीमर्स का, उन सोशल मीडिया पेजेस के एडमिन का। अब किसके खिलाफ मीम बना के आप डॉलर कमाएंगे? दिस इज ट्रू, बट वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर। जफर अब्बास साहब, जिस पीक के ऊपर, जिस शोहरत की बुलंदी के ऊपर हमने आमिर लियाकत हुसैन साहब को देखा है, बिल्कुल इस पर कोई दो राय नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जिस अंदाज में हमने उनको जाते हुए देखा है, ये भी सबने देखा है। मतलब आज सारी दुनिया ने देखा कि एक 3 कमरों का घर है, एक छोटा सा फ्लैट है जिसमें किसी जनरेटर की बात हो रही है, वो किस तरह रह रहे थे, अकेले थे, उनका कोई फैमिली मेंबर उनके साथ नहीं था, 2 मुलाजमीन की बातें सुनने में आ रही हैं। ये सब क्या था? अब क्या खुद उन्होंने पुरतायुश जिंदगी तर्क करके इस तरह से वो किनारा कशी कर गए थे, फैमिली मेंबर उनका कोई साथ नहीं था? ये हुआ क्या बुनियादी तौर पे? आप तो बड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, उनकी चीज़ों को, उनकी पर्सनल चीज़ों को लेके इतना डिस्कस किया गया, एक आदमी जब शोहरत की बुलंदियों पर हो, उसको पता हो कि मैं ट्रेंड सेट करने वाला हूँ, मैं रमज़ान ट्रांसमिशन का आइडिया देने वाला हूँ, मैं आलिम ऑनलाइन जैसा प्रोग्राम चलाने का आइडिया देने वाला हूँ, मैं इतनी क्वालिटीज़ रखता हूँ। और एक वक्त आए ज़िंदगी का, देखें हर इंसान की एज हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और किसी वजह से भी उसके साथ ज़िंदगी में कोई गलती हो जाए, किसी के बारे में कुछ हो जाए, और उसके खिलाफ फिर वो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया जाए कि हर चीज़ फिर डिस्कस की जाए कि ये तो चलता ऐसे है, ये तो शायद पूरे दिन सच ही नहीं बोलता है, और क्या कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के लिए झेलना बहुत मुश्किल था। और जिस तरह की वो अब डिप्रेशन में आते जा रहे थे, और जब उन्होंने आखिरी अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले की उनकी आप सोशल मीडिया पोस्ट देखें ना, जिसमें वो लिख रहे हैं कि वो तो खुशी से गुजर गया, और फिर उसके बाद तो इसका मतलब वो इशारे दे तो रहे थे कि मेरी हालत अब बहुत ख़राब है, मैं बीमार हूँ, मैं डिप्रेशन। और आप देखें ना, इतना मशहूर आदमी, इतना टॉप लेवल आदमी, जिसके लिए पूरा पाकिस्तान इंतज़ार करता हो कि अब रमज़ान आने वाले हैं, डॉक्टर साहब किस चैनल पर होंगे, किसी को नहीं पता होता था कि फला चैनल में होंगे, एक ट्रेंड बन गया था भाई कि रमज़ान में भाई आमिर लियाकत साहब को देखना है। तो बात ये कि वो शोहरत की तो बुलंदियों पता नहीं कहाँ थे, लेकिन फिर अब मुझे नहीं मालूम ये उनकी ज़िंदगी में 2-2.5 साल में जो हालात पैदा हुए, जो क्रिएट हुए, और फिर उनकी पर्सनल, और फिर उनकी सबसे बड़ा जो उनको रंज था, जो मैं समझता हूँ, जो उनकी उरियाँ वीडियो चलाई गई, और उसके बाद मैं समझता हूँ वो फिर उन्होंने सिर्फ मायूसी की बातें की, बहुत रोए, 1.5 घंटे की उन्होंने वीडियोज़ डाली रोते हुए, लेकिन लोगों को रहम नहीं आया। तो जफर अब्बास साहब, ये तासुर दुरुस्त है कि डॉक्टर आमिर लियाकत को ब्लैकमेल भी कर रहे थे कुछ लोग? मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं तो अभी सिर्फ वो मनाजिर देख के आ रहा हूँ जिसके अंदर बेटी रो रही है खड़े होकर,
और उनके दीगर रिश्तेदार रो रहे हैं खड़े होकर, लोग उनको समझा रहे हैं आप पोस्टमार्टम करा लें। वो कह रहे हैं फिर मीमर्स शुरू हो जाएंगे, फिर सोशल मीडिया पे इनकी हुर्मत का, इनकी इस बॉडी का जो है वो मजाक बनाया जाएगा। वो एक अजीब टेंशन में, वो कह रहे हैं फिर हम चाहते नहीं है मैयत को अजियत हो। बहुत मैं वहाँ देख रहा था सारे मनाजिर, मैं मुर्दा खाने में था, मैं वहाँ पर मौजूद था, मैं सब मंजर देख रहा था, किस तरह उनकी फैमिली की बेबसी में देख रहा था, वो क्या क्या उनके जहन में सवालात है मैं समझ रहा था। और मैं ये दर्द जानता हूँ, जब आप किसी मशहूर शख्स की आप कपड़े उतारते हैं, उसकी मीम्स बनाते हैं, ऐसा वक्त मैंने भी झेला। एक वक्त में मैंने हाथ जोड़ के अपील की कि भाईजान अगर आपको मेरा सोशल वर्क पसंद नहीं आ रहा तो मेरे 3 साल के बच्चे की तो तस्वीरें नहीं चलाओ, उसको मार के तुम्हें क्या मिलेगा। तो ये दर्द मैं समझता हूँ। अच्छा देखिए, आप बता रहे हैं कि आप मुर्दा खाने भी मौजूद थे, अस्पताल जहां पर पोस्टमार्टम होना था वहां भी पहुंचे, आपने उनकी फैमिली को देखा, उनके जज्बात सुने, लेकिन डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से हमें लगा कि वो बड़े तन्हा महसूस कर रहे थे, खासतौर पे हालिया दिनों के अंदर। वो उनकी जो पहली ज़ौजा हैं, पहली बीवी बुशरा आमिर साहिबा, उनको लेकर भी, फिर उनके बच्चे उनके साथ नहीं थे। आज अचानक से उनकी बेटी भी वहाँ पर पहुँची अपनी वालदा के साथ, फिर कहा जा रहा है कि बेटा आएगा तो फिर फैसला होगा कि पोस्टमार्टम होना है या नहीं होना है। तो इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं कि बहुत डिटैच्ड थे, फिर एकदम से इतनी अटैचमेंट? मैं बताऊं, अचानक से नहीं आए। वहां आने के लिए एक बहुत बड़ी खबर उनको दी गई कि तुम्हारे वो वालिद जिनकी शायद तुम्हारी वालदा से अलहदगी हो गई थी, आज वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। तो ये छोटी अचानक वाली बात नहीं थी, एक बड़ी खबर थी कि अब आज से तुम लोग यतीम हो। तो वो बच्चे आए ना, बड़ी खबर है, उनको आना है। बच्चे अपने वालिद से राब्ते में थे, हर फैमिली में ये मामलात होते हैं। बिल्कुल। देखिए, वो राब्ते में हो नहीं हो, लेकिन अब तो उनका बाप दुनिया में नहीं है। अब तो यतीम अपने बाप की मैयत पे आए। और देखें, ये मुख्तलिफ जगहों पे होता है, ऐसा नहीं है कि शायद ये पहली फैमिली ना तलाक हुई हो। ऐसे हजारों लाखों घराने होंगे जहां तलाक हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है, कुछ बच्चे बाप के साथ होते हैं, कुछ माँ के साथ होते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई एक मर गया उनका सगा, तो वो तो यतीम है ना। अब यतीम तो अपने बाप की मैयत पे आए, लेकिन अब जो उनके ऊपर प्रेशर है, कुछ फैसले उनको करने हैं, कुछ प्रेशर आ रहा है, वो जो उस वक्त मुश्किल घड़ी में उनकी फैमिली में देख रहा था। और मैं दुआ ही कर रहा था अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी से इनको ऐसन तरीके से सारे काम करने की बस हिम्मत दे। और उनके बेटे का इंतज़ार हो रहा है, बेटा लंदन में है, वो पहुंचेगा पाकिस्तान, तो फैमिली अभी कोई फैसला करेगी या शायद अभी 2-1 घंटे में करें वो कि पोस्टमार्टम करवाना है कि नहीं करवाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, लेकिन मैं फिर यही बोलूँगा, हाथ जोड़ के बोलूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से, अब वो शख्स मर गया है, जिन पेजों ने उनका भरपूर मजाक उड़ाया है, आपको जितना कमाना था वो सब पैसा आपके अकाउंट में आ गया। कम से कम वो वीडियोज़ अब डिलीट होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स नाम लिखता भी है सोशल मीडिया पर तो उनकी कोई बरहना तस्वीर या वीडियो सामने नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला डॉक्टर आमिर लियाकत की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी आखिरी मनाजिल को आसान करे। और फिर सोशल मीडिया मीमर्स के हवाले से जो ज़फ़र अब्बास साहब कह रहे थे, अल्लाह ताला उनको भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो सियासी मंजरनामा है उस पर नज़र डालेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। इंतहाई मासूम और भोले भाले इमरान खान को तो मालूम ही नहीं था कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। उन्होंने अपनी हुकूमत के खात्मे का इल्ज़ाम अमरीका और अंदरूनी कुव्वतों पर लगाया, जिनके न्यूट्रल होने पर उन्हें शदीद एतराज़ है। लेकिन इमरान खान के अहम तरीन वजीर और एक वोट के सियासतदान शेख रशीद ने बीच चौराहे के भांडा फोड़ दिया है कि इमरान खान इतने भी भोले और मासूम नहीं। इमरान खान का तो 4 माह पहले ही मालूम हो गया था कि वजीर आज़म हाउस से उनकी रुखसती अटल है, और उन्होंने आज अपनी आने वाली हुकूमत के लिए ऐसी बारूदी सुरंगें बिछाई जिन्होंने अवाम के भी परखच्चे उड़ा दिए। इमरान खान ने अदम एतमाद की तहरीक के दौरान बहुत पैंतरे बदले। इंतकाम की आग में जलते इमरान खान ने मईशत की बारूदी सुरंगें बिछाकर हुकूमत से बदला लिया या अवाम से, ये तो एक अलग बहस है। कतई नजर इस बहस से उनका इज़्तिराब बता रहा था कि वो इंतशार की खतरनाक सियासत की आग में कूद पड़े हैं, जिसका ईंधन बहरहाल मासूम अवाम ही को बनना। शेख रशीद ने दस्तक के साथ इंटरव्यू में क्या कहा था, क्या इंकशाफ किया था, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है, जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बिठा गए। कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत ख़त्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। मुझे आईबी की तरफ से ये 4 महीने पहले बता दिया था कि हम जा रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के इंकशाफ ने तो जलती पर तेल का काम किया, और मुस्लिम लीग नून जो मईशत की तबाही का इल्ज़ाम इमरान खान की बारूदी सुरंगों के सर थोप कर अवामी गैसो गज़ब पर पानी डाल रही थी, उसको तहरीक इंसाफ के सियासी धुएं पर तेल डालकर पूरी तरह न सिर्फ नजर आतिश करने का सुनहरी मौका मिल गया, इसको कैपिटलाइज किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने इस बात का एतराफ भी किया है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वो क्या कह रही थी और किस तरह शेख रशीद के इस स्टेटमेंट का हवाला दिया है, वो आपके सामने रखता है।
इत्तेहादी शेख रशीद साहब की कल की बहुत आई ओपनर एक स्टेटमेंट है, जिसके अंदर उन्होंने ये फरमाया इमरान खान पता नहीं क्यों जाते जाते लैंड माइन यानी कि बारूदी सुरंगें बिछा गए आने वाली गवर्नमेंट के लिए, जल्दी जल्दी वो कीमतें ड्रॉप करके, क्योंकि उनको पता था मैं जा रहा हूँ और उनको पता था वो बोझ जो पाकिस्तान की मईशत पर पहले ही जो वेंटिलेटर पे थी उनकी नाअहली की वजह से उसको मजीद जमीन के नीचे धकेल गए कि 4 माह पहले मुझे पता चल गया था कि हुकूमत तो जाने वाली। तो मुझे आज ये भी सवाल करना बनता है कि क्यों फिर ये खत और गैर मुल्की साजिश का ड्रामा बनाया गया। आपको सब पता था कि आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपको सब पता था कि कोई आपकी नाअहली नालायकी का बोझ अब मजीद उठाने को तैयार नहीं है। आपने फिर भी साजिश का ड्रामा रचा के पाकिस्तान को फितना और फसाद में झोंकने की पूरी कोशिश की। आज इक्तिसादी सर्वे के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग में वजीर खजाना भी बारूदी सुरंगों का जिक्र करना नहीं भूले। तहरीक इंसाफ ने भी दिफाई मोर्चा संभाला, दूसरी जानिब और हमाद अजहर ने इसकी वजाहत भी पेश कर दी। नून लीग बात कर रही है वो उनकी नालायकी, सुने, वो नालायकी और नाअहली है मुस्लिम लीग नून की। फिर जब हमने गैस और बिजली की कीमतें नीचे की तो उस वक़्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक अदम एतमाद का नामो निशान नहीं था। फरवरी के मिडल में वज़ीर आज़म हाउस में ये मीटिंग हुई जिसके मिनट्स मौजूद हैं और ये स्कीम जो है ये 1 मार्च से अप्लाई हुई और आपको पता है कि बैरूनी कुव्वत का हुक्मनामा रिजीम चेंज के लिए 7 तारीख को आया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ। नहीं, अगर ये उनकी अपनी राय हो सकती है, कोई किसी किस्म की कोई बारूदी सुरंग नहीं, ये इनकी नालायकी और नाअहली है। और मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ मईशत के एक तालिब इल्म के कि अगर आज हमारी हुकूमत होती तो ये माशी बहरान ना हो। खान साहब ने जाने से पहले पेट्रोल जो था वो सस्ता कर दिया था और डीजल भी सस्ता कर दिया था। कीमत खरीद को वो चेक लिखने के मुतरादिफ उन्होंने चेक लिख के आवाम को दे दिए कि ये लो 1000 रुपए के चेक, लेकिन जब आप कैश कराना जाएंगे तो बैंक में पैसे नहीं थे। उनको ये पता थी कि जब चेक कैश करने आएगा तो उस वक्त कोई और खड़ा होगा और वो शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं जो चेक कैश कर रहे हैं। शेख रशीद साहब खुद भी कह चुके हैं कि खान साहब ने बारूदी सुरंगें बिछाई थी। तो मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि देखें, मुस्लिम लीग नून के लिए बारूदी सुरंगें सिर्फ नहीं थी, कोalition हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, इनके लिए बारूदी सुरंगें सिर्फ नहीं थी, बारूदी सुरंगें रियासत पाकिस्तान के लिए थी। शेख रशीद का यह दावा कि उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 4 माह पहले बता दिया था कि हम जा रहे हैं, इस दावे ने तहरीक इंसाफ की आलमी साजिश के बयानिए को शदीद धचका दिया है। शेख रशीद के इस इंकशाफ के बाद तहरीक इंसाफ अब तक अजीब कैफियत में है कि शेख रशीद ने यह सच अपने भोले और बेसाख्तापन में बोला है या दानिस्ता बाउंसर कराया है, क्योंकि शेख साहब तो कहते हैं कि ख्वाह गेट नंबर 4 के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएं, वो इमरान खान के साथ हैं और रहेंगे, वो चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़े। लेकिन तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद को डिसोन कर दिया है। तहरीक इंसाफ की MNA आलिया हमजा मलई प्रोग्राम में कहा कि कौन शेख रशीद, उन्हें क्या पता। शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट है ना, मेहरबानी करके आप शेख रशीद साहब से उसकी क्लैरिटी लिया करें। आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन, मैं PTI की स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं जो आपको बताना चाहती हूँ ध्यान से सुनिएगा जी। मेरी हुकूमत के वजीर दाखिला जरूर है लेकिन वो हुकूमत के इत्तेहादी जरूर है, इसलिए प्लीज उनके सवालात उनसे देखिए। अब शेख रशीद ने अपने लीडर इमरान खान को यह झटका क्यों दिया, इसकी पेशगोई उन्होंने नहीं की, लेकिन अब इमरान खान को इस पर भी जवाब देना पड़ेगा कि साजिश के झूठे बयानिए का गुब्बारा फटने के बाद वो किस सीढ़ी का सहारा लेंगे। नेक्स्ट नैरेटिव क्या होगा, अगला बयानिया क्या होगा। शेख रशीद ने जो नया पेंडोरा बॉक्स खोला है, इस पर तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को तो जैसे कहते हैं सांप सूख गया है। ताहम मीडिया पर सवालात उठने के बाद कुछ ने को रोजी हलाल करने का फर्ज संभाला है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी वजाहतों पर कौन यकीन करेगा, क्योंकि शेख साहब तो अजीब ही मंतक दे रहे हैं और वो तो अजीब इंकशाफ से पर्दा हटा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये उठता है कि शेख रशीद के इस दावे में कितनी जान है। क्या वाकई शेख रशीद दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्हें 4 माह पहले और इमरान खान को इससे भी पहले खबर हो गई थी कि वो जा रहे हैं? ये जानने के लिए हम तहरीक इंसाफ हुकूमत के खात्मे और जवाल की तमाम तर तफसीलात, अहम वाकयात और तारीखों के साथ आपके सामने रखते हैं। अगर शेख रशीद के इस दावे को दुरुस्त मान लिया जाए कि उन्हें 4 माह पहले पता चल गया था, तो इसका मतलब यह है कि 10 अप्रैल को अदम एतमाद की तहरीक असेंबली में आने से पहले के 4 माह यानी जनवरी के अवाइल और गुज़श्ता बरस दिसंबर के इख्तिताम में ही शेख रशीद को खबर हो गई थी कि वो जा रहे हैं। अब शेख साहब जो कह रहे हैं, शेख साहब की यह बात दिसंबर में पता चल गई थी। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के मुताबिक उनकी हुकूमत आलमी साजिश के जरिए गई, जिसका सबूत डिप्लोमेटिक केबल है। यह गैर मुल्की मरासला दफ्तर खारजा को 7 मार्च को मौसूल हुआ, मगर शेख रशीद और इमरान खान को तो दिसंबर में ही पता चल गया था और उस वक्त ना तो डोनाल्ड लू ने एम्बेसडर असद मजीद से कोई बात की थी और ना ही मरासला मंजर आम पर आया था। हम आपको बताते हैं कि हुकूमत जाने की इब्तिदा आखिर हुई कहां से।
इस मामले का आगाज गुज़श्ता बरस सितंबर में हुआ, जब तहरीक इंसाफ को पहला धचका कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में लगा, जिसके बाद यह तासुर उभरा कि तहरीक इंसाफ को शायद मुक्तदिर हलकों की हिमायत हासिल नहीं रही जो पहले थी। अभी तहरीक इंसाफ सितंबर के इस धचके को संभाल नहीं पाई थी कि ठीक 2 माह बाद दूसरा धचका खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में लगा दिसंबर में, जहां 3 बार इक्तदार हासिल करने वाली तहरीक इंसाफ सूबे के तमाम बड़े शहरों में शिकस्त खा गई। मगर इससे जरा पहले अक्टूबर में एक बड़ा वाकया हुआ कि जब ISI के सरबराह की तैनाती पर डेडलॉक पैदा हुआ। 26 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट जनरल अदीम अंजुम को बतौर DG ISI तैनाती के नोटिफिकेशन पर दस्तखत तो किए गए, मगर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और मामला इस कदर तूल पकड़ गया कि तब से तज्जिया और चहमगोइयां शुरू हो गई कि तहरीक इंसाफ और मुक्तदिर हलकों में फूट पड़ गई है, कोई दरार आ गई है। तभी 26 अक्टूबर को दस्तखत करने के बावजूद 20 नवंबर को जाकर ISI सरबराह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का एतराफ भी किया कि वो जनरल फैज को ही DG ISI रखना चाहते थे। इमरान खान ने उस वक्त क्या तारीख बताई थी और वो क्या कह रहे थे? अब नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, नया साल आ जाता है। साल 2022 का आगाज हुआ तो हुकूमत को बिजली गैस की बढ़ती कीमतों, महंगाई पर शदीद अवामी दबाव का सामना करना पड़ा। ऐसे में ना तो इत्तेहादी साथ खड़े होने, ना तो इत्तेहादी इस महंगाई का कोई जवाब पेश करने के लिए हुकूमत का दिफा करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे थे, ना अवामी हिमायत हासिल हो रही थी और ना ही वो बेसाखियां मिल रही थी जो तहरीक इंसाफ को इन बहरानों से निकाल सकती। ऐसे में इमरान खान को इस बात का इदराक हो गया था और यूं इमरान खान ने तवील मुद्दती फैसलों की बजाय शॉर्ट टर्म फैसले करना शुरू कर दिए थे। वो इसकी आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही थी। फरवरी में यह फैसला हुआ था कि तेल की कीमतें 10 रुपए कम की जाएगी, यानी बावजूद इसके कि कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं। या इमरान खान साहब फैसला करते हैं फरवरी में कि 10 रुपए तेल की कीमतें कम हो जाएंगी और बिजली के नरखों में 5 रुपए कमी कर दी जाएगी। यूं मईशत को दाव पर लगाकर पॉपुलर डिसीजन, अवामी मकबूलियत और सियासी फैसले किए गए ताकि अवामी मकबूलियत हासिल की जा सके, जिससे आलमी मालियाती इदारा यानी IMF नाराज हुआ और मुल्की मईशत में गैर यकीनियत बढ़ने लगी। ना सिर्फ गैर यकीनियत बढ़ी बल्कि इसके साथ साथ वो तमाम बारूदी सुरंगें बिछ गई कि जो आने वाले वक्त में तबाही मचाने के लिए काफी थी। यही वो वक्त था कि जब इमरान खान ये तय कर चुके थे कि अब वो सड़कों पर आएंगे और मजीद खतरनाक उन्होंने ये भी कहा कि वो तो दुआ कर रहे थे कि उनके खिलाफ अदम एतमाद आए। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक्तदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। उधर तो मैं बंद था, ऑफिस में सारा दिन काम, वजन भी मेरा बढ़ गया, तो मैं तो इंतजार कर रहा था कि मैं अपनी अवाम के बीच में आऊँ। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरह मेरी अवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब शेख रशीद ने तो यह भी कहा था कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख देने के लिए आसिफ अली जरदारी से बातचीत के मुंतजिर थे। एक और अहम इंकशाफ है शेख रशीद का जो उन्होंने हमारे प्रोग्राम में किया। और फिर खुर्शीद शाह ने भी एक मीडिया टॉक में कहा था कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए परवेज खटक के जरिए अयाज सादिक से भी राब्ता किया। हमारे शोबे शेख रशीद ने राब्तों के हवाले से क्या कहा कि कैसे आसिफ अली जरदारी से राब्ते की कोशिश की गई, वो भी आपके सामने रखता है। देखें, जब मैं मियाँ वाली गया ना तो ये सोच के गया कि तय हो गया था कि मियाँ वाली में खान साहब डेट ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च की। मेरा और कोई काम नहीं। उन्होंने मुझसे ये बात तय थी कि वो मियाँ वाली में ऐलान करेंगे। लोग बीच में पड़े, थोड़ा इंतज़ार करो, करते हैं, ठीक करते हैं, आसिफ जरदारी को मनाते हैं, इस तरह करते हैं। फिर ये फैसलाबाद पे आ गया। फिर मैं फैसलाबाद बाई रोड गया। फिर यही टीम मुज़ाकराती फैसलाबाद भी आगे हो गया जी। फिर ये तय हो गया कि 20 को ऐलान करेंगे हम मुल्तान में। इस गर्मी में बाई रोड मुल्तान गया कि भी एक अहम ऐलान होता है उन्हें। तो हालांकि मैं PTI में नहीं हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ, ना भी जाता तो क़यामत ना आ जाती। उन्होंने मुल्तान वालों ने कहा, आमिर ने कि आपकी तकरीर वो कह रहे हैं ज़रूरी है, तो फिर मैं मुल्तान भी चला गया। तो जब मैं इमरान खान की तकरीर सुन रहा था उस गर्मी क़यामत में, उन्होंने मुल्तान भी ऐलान नहीं किया, तो मैं मिले बगैर वापस आ गया। रास्ते जलसे से ही मैंने गाड़ी दबाई और पिंडी आ गया। फिर जब कोर कमेटी की मीटिंग हुई पेशावर में तो पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने 2-3 दफ़ा मदाखलत की उनके साथ। ये मैं आंखों देखा हाल सुना रहा हूँ। उन्होंने इस तरह करके कहा कि परे करो। फिर आखिरी बात शाह साहब बीच में पड़ गए कि जी 28-29 या जो भी है। अब शेख रशीद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च से पहले वो इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की कोई तारीख देंगे, लेकिन इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे थे। उसके पीछे मसलहत क्या थी? मसलहत ये थी कि बैकडोर राब्ते हो रहे थे। और राब्ते किससे हो रहे थे?
आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, जिनके मुताबिक इमरान खान साहब जिनके लिए कहते रहे हैं कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी को अपनी बंदूक की नशिस्त पे रखा हुआ है, ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रही। उन्होंने कहा कि मैं आसिफ अली जरदारी मेरे निशाने पर है और उन्हीं से मुज़ाकरात हो रहे थे। इसका एतराफ़ शेख रशीद साहब कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश हो रही थी। बैकडोर चैनल ऑपरेट कर रहे थे, बैक चैनल मुज़ाकरात के लिए बेचैन इमरान खान अपने जलसों में हमेशा कहते रहे कि चोरों, डाकुओं, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के साथ मुज़ाकरात नामुमकिन है। अवाम ये जानना चाहती है कि इमरान खान के कितने चेहरे हैं। जलसों में अवाम का लहू गरमाने और उन्हें रियासत मदीना की मिसालें देने वाला इमरान खान कौन है, और दरपर्दा इक़्तिदार बचाने के लिए मुज़ाकरात के लिए तड़पता इमरान खान कौन है। अवाम ये भी सोचने पर मजबूर हैं कि मुमकिन है मलिक रियाज की ऑडियो लीक की भी कोई हकीकत हो, कहीं वो भी असली तो नहीं है, जिसके मुताबिक इमरान खान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को ताउन पर आमादा करने के लिए मलिक रियाज को बार बार टेक्स्ट मैसेज कर रहे थे, पैगामात पहुंचा रहे थे। दुरुस्ती कहते हैं कि सियासत के कई चेहरे, और वो जब भी चाहे एक चेहरे पर दूसरा चेहरा चढ़ाकर अपने मफादात पूरे कर लेते हैं। बरकैफ ये सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी, शेख रशीद का इंकशाफ अपनी जगह पर, और ये जो तारीखी हवाले हैं डेट्स के साथ, स्टैट्स के साथ हमने आपके सामने रखे हैं। फैसला आपका है। कोई एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। IMF की शराइत दिन ब दिन अवाम पर भारी पड़ रही हैं। हुकूमत को जहां बैरूनी फाइनेंसिंग की अशद जरूरत है, वहीं IMF की शराइत पूरी करके जल्द अज जल्द कर्ज प्रोग्राम हासिल करना भी जरूरी हो गया है। मुल्क की जो इस वक्त दिगरगू सूरत हाल है, उसमें शहबाज शरीफ हुकूमत अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। माली साल 2022-23 जो बजट है वो कैसा होगा, ये वो सवाल या मालूमात हैं जिनकी तलाश हर पाकिस्तानी कर रहा है। कल पेश किए जाने वाले बजट के खदोखाल सामने आना शुरू हो गए। हुकूमत ने एक बार फिर IMF की शराइत और मुतालबात पर सरे तस्लीम खम करते हुए बजट में अवाम पर बिला वास्ता टैक्सों का बोझ डालने की तैयारी कर ली है। बजट तजावीज़ के मुताबिक बजट में जो बिला वास्ता इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनकी वसूलियों में 1048 अरब रुपए इजाफे की सिफारिश के साथ वसूलियों का हदफ 4695 अरब रुपए मुकर्रर किया गया, जबकि बराह रास्त टैक्सेस जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनकी वसूलियों का हदफ 2560 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। मजमूई आमदन का तखमीना तकरीबन 9000 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है और FBR का टैक्स हदफ 7255 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। बजट तजावीज़ के साथ गुज़श्ता माली साल के इक्तसादी सर्वे भी पेश कर दिया गया है, जिसके मुताबिक GDP, ज़राअत, खिदमात और सनती शोबे के अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक महंगाई, करंट अकाउंट और तिजारती खसारा, दरामदात के तयशुदा अहदाफ हासिल नहीं हो सके। बचत, सरमायाकारी समेत गंदम और कपास की पैदावारी अहदाफ भी हासिल नहीं हो सके। और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2021-22 की मजमूई मुल्की पैदावार यानी GDP की शरह 6% रिकॉर्ड की गई है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती है कि हमारी GDP 6 थी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की औसत शरह 8% की हदफ की निस्बत ज्यादा यानी 13.3% तक पहुंच गई, जबकि मजमूई सरमायाकारी 16.1% हदफ के मुकाबले में 15.1% रही। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में लाइव स्टॉक में 3.26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई से अप्रैल के दौरान करंट अकाउंट डेफिसिट 13 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंचा। इसके अलावा जुलाई 2021 तक मई 2022 जो तिजारती खसारा यानी ट्रेड डेफिसिट है वो 43 अरब 33 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गया। जुलाई तक मई के दौरान दरामदात 72 अरब 18 करोड़ डॉलर तक पहुंची। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक मई बरामदात 28 अरब 84 करोड़ डॉलर रही। और इक्तसादी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ 47 लाख है। पाकिस्तान के 8 करोड़ 28 लाख अफराद शहरों में रहते हैं, 14 करोड़ 19 लाख अफराद देही इलाकों में रहते हैं। और जुलाई से मार्च 2017-18 में शरह नमू 6.10% थी। जुलाई से मार्च 2021-22 में शरह नमू 5.97% रही। इसके अलावा जुलाई से मार्च 2017-18 महंगाई की शरह 4.6% थी और जुलाई से मार्च 2021-22 यानी जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने छोड़ा है तो 10.8% रही है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने दीगर रहनुमाओं के हमरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बजट सर्वे पेश किया और एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि इमरान खान ने जान की कीमतें बढ़ाई, अगली हुकूमत के लिए माशी बारूदी सुरंगें खोदी हैं, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि उनकी हुकूमत अब ज्यादा देर नहीं रहेगी। गंदम की, और ये भी आपको बताता चलूं कि गंदम भी आज इंपोर्ट करनी पड़ रही है। इस साल 3 मिलियन टन गंदम हम इंपोर्ट करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व में भी डालेंगे और कुछ अपने इस्तेमाल में भी लेकर आएंगे। और हम दुनिया भर से कहीं से भी रेडी हैं, तो हम गंदम भी इंपोर्ट करेंगे। ये वो गंदम थी जो 2017-18 में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ये बता रहे हैं कि गंदम हमें 3 मिलियन टन के करीब इंपोर्ट करनी पड़ेगी।
ऑलरेडी हमारे पास इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का जवाब पेश किया जाता है। इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज्यादा है और यह कहा जाता है कि जो पेरिशेबल आइटम्स है उनको इंपोर्ट करने की वजह से हमें बहुत बड़े ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। एक ऐसे वक्त में जब आलमी इदारे ये बता रहे हैं कि कहत साली का खर्चा है, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो नायाब हो जाएंगी, ऐसे में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, तकरीबन 35 के करीब ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ज़रई अजनास एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी है। और अगर मजीद ममालिक भी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा देते हैं तो ये पेरिशेबल गुड्स हम कैसे इंपोर्ट करेंगे और फिर महंगे दामों हमें यकीनन खरीदना पड़ेगी। तो हमारे यहाँ अपना क्रॉप साइज़ क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्रॉप क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितनी गर्मी है, पानी की दम दस्तियाबी है, इसी तरह से खाद का महंगा होने की वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो एक बहुत बड़ा बहरान मजीद है जो सामने आ रहा है। हुकूमत जहाँ पर पूरा का पूरा बजट ही IMF की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखकर बना रही है, वह IMF की ख्वाहिशात और शराइत भी बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा तरीन मुतालबात में IMF ने चीनी IPPs की अदायगियों के मामले को उठाया है और पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो इन माहिदों पर IPPs से दोबारा मुज़ाकरात करे। IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि वो चीनी CPEC पावर प्लांट्स के साथ 1994 और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत कायम करदा पावर प्लांट्स के मसावी बर्ताव करे। IMF की इस शर्त ने हुकूमत की परेशानी बढ़ा दी है। IMF की जानिब से ये मुतालबा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब चीनी IPPs के माहिदों की शराइत पर नजरसानी या फिर दोबारा बातचीत से साफ इनकार हो रहा है। यानी चीन इस पर नजरसानी नहीं चाहता, जबकि दूसरी तरफ IMF को ऐसा लगता है कि चीनी IPPs पाकिस्तान से जायद नर्ख वसूल कर रहे हैं। अब ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि IMF की जानिब से ऐसे मुतालबात उस वक्त भी सामने आए थे जब असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से कुछ इल्ज़ामात लगाए गए थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो CPEC की कुछ मनसूबा जात है उसके अंदर ठीक कॉन्ट्रैक्ट्स IPPs के साथ, सरमायाकारों के साथ नहीं किए हुए, जिसकी वजह से चीन भी हमसे नाराज हो गया था। अब इस वक्त में IMF मुतालबा कर रहा है कि हम रीनेगोशिएट करें CPEC के मामले पर और फिर IPPs के साथ वहां पर जो हमने मुआहदे किए हुए हैं। क्या चीन नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाएगा? अगर नहीं होता तो क्या फिर IMF को यह काबिल कबूल होगा? तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए दो धारी तलवार है और पाकिस्तान को एक चूज करना है। और इस वक्त ऑब्वियसली हमें IMF की बहुत जरूरत है, लेकिन चीन को भी नहीं छोड़ सकते। तो देखना ही है कि पाकिस्तान की जानिब से क्या फैसला किया जाता है। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक मईशत से मुताल्लिक ये सवालात किए गए हैं पाकिस्तानी अवाम से और उस पर पूछा गया है कि कितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में माशी हालात समझते हैं कि ख़राब हुए हैं, जिसपे जवाब में 43% लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में उनके माशी हालात ख़राब हुए हैं। इसके साथ साथ ये पूछा गया है कि इस वक्त की जो सिचुएशन है क्या आप उससे सेटिस्फाइड है, तो उस पर भी काफ़ी हद तक लोगों ने डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया। इससे पहले जो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिसर्च एंड ओपिनियन का सर्वे आया उसमें इत्तेहादी हुकूमत के लिए भी खतरे की घंटी बजाई गई और उस सर्वे के मुताबिक कबल अज़ वक्त इंतखाबात हों तो PTI 29% वोट लेकर पहले नंबर पर आ सकती है, जबकि 25% वोट लेकर नून लीग दूसरी बड़ी जमात होगी। प्रोड्यूसर प्लीज अगर आप फुटेज कट कर सकें। दूसरी बड़ी जमात नून लीग को कहा गया वही अगर हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शंस में इत्तेहाद को बरकरार रखता है तो उनकी जीत यकीनी होगी। यानी कंपैरिजन किया गया है PDM का PTI के साथ और सर्वे के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद अगर इलेक्शन भी एक साथ लड़ते हैं, कुछ सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो PDM 39% वोट लेकर इंतखाबात जीत सकती है, जबकि 29% वोट लेकर तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर रहेगी। PTI की बढ़ती मकबूलियत और मुश्किल फैसले लेने के बाद मुस्लिम लीग नून के गिरते वोट बैंक का अंदाजा मुस्लिम लीग को भी हो चुका है। मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है, रियलाइज कर रही है कि अगर हम अकेले रहेंगे, डिवाइडेड रहेंगे तो हम मजीद वीक होंगे। और इसका एतराफ़ जो है ख्वाजा आसिफ ने भी किया है गुज़श्ता रोज़ एक TV प्रोग्राम में बात करते हुए। वो कहता है जनरल इलेक्शंस होंगे अगले माह हो या जब भी कभी इलेक्शंस हो, PDM एक छतरी के तले मिलकर मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ेगी। और इसी तरह की ख्वाहिशात का इजहार गुज़श्ता दिनों कमर ज़मान कायरा साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने भी किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले 10 साल तक इत्तेहाद रखना चाहती है। अब इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें सवाल बड़ा सादा सा है कि इस मखलूत हुकूमत को ज़्यादा खतरा किससे है? क्या इस मखलूत हुकूमत को ज़्यादा खतरा इमरान खान से है, उसकी बढ़ती हुई मकबूलियत से है, या हुकूमत इस वक्त माशी चैलेंज से खतरा महसूस कर रही है? यकीनन हुकूमत के लिए दो धारी तलवार है। एक तरफ मईशत है जिसकी वजह से अवामी दबाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान है जो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुकूमत को यकीनन इन दोनों चैलेंजेस से बैक वक्त निबर्दाजमा होना है, इन दोनों चैलेंजेस से मुकाबला करना है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल।